नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे आपको पता है कि हम यहां पर MCQs का सीरीज़ कर रहे थे, कंप्यूटर के ऊपर हम यहां पर सीरीज़ कर रहे थे। अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का 3 वीडियो बन चुका है ना। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएगा। बट अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इससे पहले भी कुछ होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, 3 पहले वीडियो बन चुके हैं। मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप जाकर तुरंत उन 3 वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 3 वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हम यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर इतने सारे MCQs इसलिए बना रहे हैं क्योंकि व्यापम ने लास्ट टाइम जो भी क्वेश्चंस पूछे थे, वो भले 10 नंबर्स के हों या 50 नंबर्स के हों, कंप्यूटर के ऊपर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आए थे और कुछ डीप लेवल के क्वेश्चंस आए थे। डीप बोले तो एडवांस। अब अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ा आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्यूटर के फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो उनके लिए वो 10 नंबर पाना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक एक नंबर जो होता है एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लेते हैं 50 है ना पद हैं, तो उसमें से अगर किसी का 51 पद आया तो शायद कुछ नंबर्स में फंस जाते हैं, बस ज़्यादा नंबर नहीं, एक आध नंबर में ही फंस जाते हैं या कुछ पॉइंट्स में फंस जाते हैं कई बार तो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप है ना, जैसे योगेंद्र सर बोलते हैं कि हमको है ना, अगर कर रहे हैं एग्ज़ाम कर रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना ही चाहिए, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमको मिलना ही चाहिए। तो भैया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है आपको, तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर MCQs का सीरीज़ लाए हैं कंप्यूटर का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का 4th वीडियो कर रहे हैं, है ना। तो आपको एडवाइस सिर्फ यही रहेगा मेरी साइड से कि इसको भी बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा। एंड इसके साथ साथ एक और एडवाइस आपको ये रहेगा कि अगर आप वीडियो को 1.5x में देख सकते हैं या 1.2x में देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे, तो ऐसा देखिएगा। अगर हो सके तो 1.75 में भी देखिएगा, ठीक है, ओके। और आज मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा कि 12th में मेरी कैसे पढ़ाई हुई थी और उससे मैं आपको क्या लर्निंग दे सकता हूँ, मुझे क्या समझ में आया था, मैंने क्या सीखा, क्या अप्लाई किया अपने लाइफ में, मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, आप लोगों को शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है? क्या इनमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है? पहला साक्षात्कार, उसके बाद है अवलोकन, प्रश्नीकरण या फोटोग्राफी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तथ्यों की खोज डेटा और डेटा के संग्रह स्टोर की प्रक्रिया प्रोसेस है जो मौजूदा दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, शोध, रिसर्च, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकताओं की योजना बनाने के नमूने शामिल है, ठीक है। सिस्टम विश्लेषक वर्तमान मौजूदा सिस्टम को डेवलप को और क्रियान्वित इम्प्लीमेंटेड करने के लिए निम्न तथ्य तकनीकों का प्रयोग करता है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर क्या क्या है, मौजूदा प्रलेखन रूप, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म और डेटाबेस का नमूनीकरण, ठीक है, ये हो गया। अनुसंधान, रिसर्च और साइट को देखना या निरीक्षण करना, ठीक है। कार्य परिवेश का अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप, संयुक्त आवश्यक नियोजन, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ देख लिया। अब यहाँ पर क्या क्या है,
ये सारा चीज़ हमने देख लिया। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से कौन सा एक तथ्य खोज तकनीक नहीं है, तो यहाँ पर साक्षात्कार है। ठीक है। अब देखिए, आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कई बार हमको लगता है कि एक्सप्लेनेशन क्यों, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों, छोटा एक्सप्लेनेशन क्यों। क्योंकि देखिए, अगर आपने यूट्यूब पे बाकी अगर आपने एमसीक्यूज़ का वीडियोस देखा होगा ना, भले वो बड़ी चैनल हो या छोटी चैनल हो, वहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आंसर लिख दिया, मान लो ये सभी लिख दिया, अब आई डोंट नो आगे क्या आंसर आएगा, सभी लिख दिया, ठीक है, तो फिर नीचे है ना बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, अरे भैया इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर तीसरा होगा, ठीक है, कोई बोलेगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर पहला होगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लोग फिर वहाँ पर अपना ज्ञान देने लगते हैं। हो सकता है वो आंसर सही भी हो, 100% कई टाइम्स होता है आंसर सही, टीचर गलत हो जाता है। तो यही गलती से बचने के लिए मैं भी, और इसी माइंडसेट को क्रैक करने के लिए कि भाई आपको भी लगे कि भाई हाँ मैं कुछ गलत ना बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपका माइंड भी बोले कि भाई हाँ 100% सही है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में यही सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूचना इंफॉर्मेशन के गुण हैं। ठीक है, संक्षिप्तता, यथार्थता, अर्थपूर्णता या सभी। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। सूचना के गुण हैं संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थ इत्यादि। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, संक्षिप्तता, यथार्थता, अर्थपूर्णता, तीनों दिया हुआ है, तो आंसर क्या है, सभी। ठीक है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल, वर्सलिटी, ठीक है, वर्सटिलिटी, ठीक है, वर्सटैलिटी बोलते हैं वाला इंग्लिश वाला, हिंदी में लिखने से तो कई बार कन्फ्यूजन होता है। और ये क्या है, फोर्थ है अविराम, डिलीजेंस। देखते हैं इसका क्या है। बहुकौशल अर्थात कंप्यूटर की विविध कार्यों को ठीक है, संपादी करने की क्षमता यह कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसके अलावा सटीकता, विश्वसनीयता एवं अविराम और एवं उच्च गति आदि कंप्यूटर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बहुकौशल। ठीक है, वर्सटैलिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, बहुकौशल, वर्सटैलिटी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लिया। आगे देखते हैं, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। अब देखते हैं, उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर के द्वारा उलझनपूर्ण समस्याओं ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का समाधान आसानी से किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया प्रोसेस की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति एवं संग्रह क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक नहीं है पूछा, ये है इसका ठीक नहीं वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मतलब नेगेटिव का भाई नेगेटिव, नेगेटिव भाई नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है। देखते हैं, योजना विश्लेषण यंत्र, निर्णय सामर्थ्य यंत्र, निर्णय विश्लेषण यंत्र या उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निर्णय विश्लेषण यंत्र डिसीजन मेकिंग मशीन एक प्रकार का यंत्र डिवाइस है जिसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली योजना का विश्लेषण किया जा सकता है। क्या, निर्णय विश्लेषण यंत्र, ये हमारा आंसर है। अभी देखिए, टाइप जो हमारे टाइपराइटर हैं उनसे थोड़ी गलती हो जाती है, तो ABCD की जगह वो ACDB ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत सारे जगह में ऐसा होगा, तो कोई बात नहीं, हमारा मतलब फोकस तो यही है भाई कि आंसर ही हमको मिले, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना।
टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यह कार्य स्कैनर के द्वारा किया जाता है। अब ये तो मेरे हिसाब से कॉमन ही चीज़ है कि भैया देखो स्कैन करना है तो उस स्कैनर के ज़रिए ही होगा, ठीक है। तो मोबाइल पे भी हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, ठीक है, स्कैनर के ज़रिए होगा, उसमें लगा रहता है, ठीक है। तथा स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से संचित या मुद्रित प्रिंट की जाती है। अन्य विकल्पों के ऑप्शन में के कार्य कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में शामिल हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये है टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं टेक्स्ट को स्कैन नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से हमको गलत ढूंढना है, ठीक है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना को पहुंचाता है। ये तो नहीं होगा, आंसर भी हमको पता है, लेकिन तभी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। कंप्यूटर एक तार्किक मशीन है, मतलब लॉजिकल मशीन है, और सूचना को प्रोसेस करती है। इससे जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, ठीक है, मतलब भावनाएं नहीं होती। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। अभी कंप्यूटर लोग अपनी भावना होना स्टार्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। वो देखे नहीं रोबोट मूवी, प्यार मोहब्बत करने लगता है तो फिर लफड़ा हो जाता है, फिर झगड़े होने लगते हैं। आप जानते हो कि पूरी रोबोट मूवी तो याद ही होगा, ठीक है। तो ये है डी, इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने को द्योतक है, ठीक है। द्योतक क्या होता है, कहलाता है। चलिए देखते हैं। वायरस, कीटाणु, वर्म, कीट, त्रुटि या व्यवधान। चलिए आंसर तो पता है, लेकिन तब भी डिटेल्स, ठीक है। व्यवधान इंटरप्ट एक इनपुट सिग्नल है जो किसी कार्य को करते समय सीपीयू को यह संकेत देता है कि उस कार्य को रोककर किसी तत्काल आवश्यकता वाले कार्य को किया जाए, ठीक है। इंटरप्ट्स का उपयोग सामान्यतः हार्डवेयर डिज़ाइनों में इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल अवस्था परिवर्तन जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर मल्टीटास्किंग के क्रियान्वित एग्जीक्यूशन विशेषकर रियल टाइमिंग कंप्यूटिंग में व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है व्यवधान, डी हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चलो यहाँ आंसर लिखा हुआ है बट नहीं लिखा है। अब बताओ क्या होगा, ठीक है। हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता। अब ई का तो आपको पता ही है, अब ये नहीं पता होगा तो कंप्यूटर जाने का क्या मतलब, ठीक है। बंगलुरु या बैंगलोर, ठीक है, कुछ ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बैंगलोर में नर्सव, ठीक है, नत्सर्व टेक्नोलॉजिकल, क्या लिखा है, टेक्नोलॉजीज, याहू, ठीक है, ऑरेकल, एचपी, लेनोवो तथा कॉग्निजेंट, ठीक है, जैसी आईटी कंपनी के कार्यालय मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा, जिसे हम काट दिए थे, छुपा रहे थे, वही आंसर है बंगलुरु। किस तरह का उपकरण डायोड है? द्विपार्श्विक, रेखीय, आरेखीय, एक ध्रुवीय। देखते हैं। विद्युत परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के संदर्भ में आरेखीय युक्ति ग्राफिकल डिवाइस एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता। डायोड इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो हमारा आंसर है आरेखीय। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और
अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खाली स्थान डैश कहते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्प्लेक्स सर्किट, CPU या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो भैया इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे मैंने बोला था ACEBD करके हमारे टाइपराइटर ने किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा फोकस तो ये होना चाहिए कि हमें आंसर मिल जाए। डैश एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेस करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कौन है भैया? माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, फ्लॉपी डिस्क या कैश लिखा है, इसको कई लोग कैचे बोलते हैं, कोई लोग कैच बोलते हैं, कैश लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, कैश का स्पेलिंग तो ये भी हो सकता है ना, कैश। ठीक है, तो डिपेंड करता है लोग किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ तो हम इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे हैं। और डी है रोम, ROM। ठीक है, तो इसका है माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है। एक बार और एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं क्योंकि मेरे घर के बाजू का डॉग ही कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सपोर्ट करता है, अपनी स्मृति मेमोरी में संचित निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा आंसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रोचक विभव क्या होता है? 0.7 वोल्ट, ये क्या लिखा है? 1 वोल्ट लिखा होगा, IV मतलब वही होगा। हाँ, 1 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर। सामान्य ताप पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन डायोड अर्धचालक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इस प्रकार के डायोड P टाइप जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है 0.7 वोल्ट। ठीक है, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्रायः कीरा पदार्थ की बनी होती है। कीरा क्या, किस पदार्थ होगा यार, किस पदार्थ की बनी होती है? हाँ, यहाँ ऐसा होना बच गया। किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, CC, क्रोमियम या क्रोमियम आई थिंक, या सोना का बना होगा, क्या लगता है आपको? सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 14 है। यह अधिकतर 3 उपकरण सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक प्रमुख घटक कंपोनेंट होना चाहिए ना, पोनेंट। ठीक है, कंप्यूटर की IC चिप्स या माइक्रो चिप्स की बनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिलिकॉन। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोलते हैं IC, आई कांट सी यू, IC। ठीक है, चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व टेट्रावॉलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोना, चांदी, सिलिकॉन या कॉपर? डॉगी फिर से भौंक रहा है, बट ठीक है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व केमिकल एलिमेंट है। परमाणु क्रमांक 14 है। यह अधिकतर 3 उपकरण सेमीकंडक्टर का एक प्रमुख घटक पोनेंट है। कंप्यूटर की IC चिप्स का माइक्रो चिप्स की बनी होती है या मिक्स बनी होती है। तो इसका आंसर है सिलिकॉन। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है, ये है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा भी आप बोलें, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको एकदम याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका पहला हमारे पास ऑप्शन है एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ और आंतरिक परिपथ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स
या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जिसमें प्रतिरोध संधारित्र चिप के नाम से जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है एकीकृत परिपथ, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन क्या है? ठीक है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी चालक कंडक्टर और अचालक के बीच होती है। जर्मेनियम और सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसका आंसर है सेमीकंडक्टर। अभी हम सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको ऐसा थोड़ा सा मतलब रिलेट करना है, को रिलेट करना है, थोड़ा ट्रिक बनाना है, तो ऐसा याद कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली जाना था तो हम बस में गए। ठीक है, बस में गए तो बस में हमको मिला कौन? कंडक्टर। ठीक है, वो सेमी काट रहा था। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली जाते टाइम एक कंडक्टर मिला, वो सेमी काटते काटते बहुत बात कर रहा था, तो सिलिकॉन क्या है? सेमी कंडक्टर है। ऐसा करके याद कर लेना। ठीक है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए लाया गया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, भूलना मत। ठीक है, पर्ण से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या स्वर्ण से। आगे देखते हैं, एक मिनट। ओके, सेम एक्सप्लेनेशन है, फिर से पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। कंडक्टर की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी चालक कंडक्टर और अचालक के बीच होती है। जर्मेनियम और सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर होते हैं। तो हमारा आंसर है सिलिकॉन से। चलिए आगे देखते हैं। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? लाइटमैन की, डिजिटाइजर की, माउस की या टर्मिनल की? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टर्मिनल एक युक्ति डिवाइस है जिसके द्वारा एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है टर्मिनल की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन से पहले मैं अपना ना थोड़ा स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि स्टोरी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में सारा चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, मैं कनेक्ट कहाँ से करूँगा आप देखिएगा। ठीक है, तो मैंने अपना एजुकेशन जो है जगदलपुर से कंप्लीट किया है। ठीक है, एंड आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, बट ठीक है, मैं अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, चलो अलग अलग बात है। बट पॉइंट ये है कि जब मैं अपने स्कूल पर था तो मैंने 12th में 83% लाया था। हो सकता है कई लोगों के लिए कम हो, कई लोग ऐसे होंगे जो 96% लाते होंगे, कई लोग के लिए ज़्यादा भी हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है लोगों के लिए। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल पे हुआ करता था तो एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि 12th में अच्छे परसेंट लाने हैं। ऑब्वियस बात है, हर किसी का ड्रीम होता है 12th में अच्छा परसेंट लाना, और अच्छे परसेंट लाने वाले को, अच्छे तरीके से पढ़ने वाले को सोसाइटी रेस्पेक्ट बहुत अच्छा करता है। हर कोई अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा मानते हैं, भले वो कितनी ज़्यादा मस्ती करने वाला इंसान हो। ठीक है, तो ठीक है, अपन सीधे ज़्यादा ही लोग थे, ज़्यादा मतलब हीरोपंती नहीं करते थे। पॉइंट ये है कि मैं उस समय कुछ कोचिंग्स कर रहा था। ठीक है, मैं फिज़िक्स की कोचिंग कर रहा था। ठीक है, मैं मैथ्स का कोचिंग कर रहा था क्योंकि मैथ्स वाला था। ठीक है, केमिस्ट्री की कोचिंग मैं नहीं कर रहा था। उसका रीज़न हो सकता है इन फ्यूचर में वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट मैं फिज़िक्स और मैथ्स का कोचिंग कर रहा था। अभी मैं आपको बताऊं, यू वॉन्ट बिलीव, मुझे अभी भी अपने मार्क्स याद हैं अच्छे से। ठीक है, मुझे फिज़िक्स में 88 नंबर मिला था और मुझे मैथ्स में 85 नंबर मिला था। मैं बहुत सैड था क्योंकि मुझे 85 नंबर मिला था मैथ्स पे। आई वॉज थिंकिंग कि भाई 95 98 तो होना ही चाहिए, बट आई डोंट नो, कुछ गलती मैंने कर दिया था। बट आई वॉज हैप्पी विथ माई फिज़िक्स क्योंकि मुझे 88 नंबर मिला था, और कई हद तक मेरा 83% लाने का जो रहा है परसेंट बना है वो उसी कारण बन पाया था। अब देखिए, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज बोलना चाहिए, गुड स्टूडेंट था आप बोल सकते हैं। हमेशा मेरा 75% के नीचे नहीं आया। मैं आपको अपने इंजीनियरिंग लाइफ का भी स्टोरी अगले वीडियो में शेयर करूँगा। ठीक है, कि उस पर थोड़ा कम हो गया था, कारण क्या था, उसके बाद मैंने कैसे मतलब
बाउंस बैक किया विवेक बिंद्रा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर दिन मैं जाता था अपनी कोचिंग, मतलब अपने टीचर के पास जाता था और फिज़िक्स की सारी चीज़ें हम पढ़ते थे, ठीक है। फिज़िक्स पढ़ते थे तो उसमें इंटरेस्ट बना, मैथ्स पढ़ते थे इसलिए इसमें इंटरेस्ट बना। मैथ्स में तो चलिए वैसे भी इंटरेस्ट था पहले से, मतलब मैं देखता था अक्सर कि मैथ्स वाले लोगों को ज़्यादा लोग सोचते हैं कि मतलब इन लोग हीरो टाइप के लोग हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं। तो हम सोचते थे कि हम भी पढ़ाकू वाले कैटेगरी में आए, तो हम बोले हम भी मैथ्स वाले होंगे, ठीक है। तो मैथ्स को हम ईजी समझने लगे, माइंडसेट की बात है, बस हो गया। तो मैं आपको क्या क्या चीज़ें समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ें, मैं कोचिंग करता था, ठीक है। क्या की कोचिंग करता था? मैथ्स की और फिजिक्स की कोचिंग करता था। तो कोचिंग से क्या होता है, आप हर दिन जब जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, या आप मान लो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, हर दिन आपको पुश मिलता है कुछ ना कुछ पढ़ने का। दो टाइप के लोग होते हैं, आप देखे होंगे, आप काफ़ी मोटिवेट भी हो जाएंगे ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं और बोलते हैं सेल्फ स्टडी किए थे। सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा गट चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। आपको पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और यही चीज़ जब मैं अपनी कोचिंग पे जाता था, भले वो फिज़िक्स की कोचिंग हो या मैथ्स की कोचिंग हो, वहाँ पर वो टीचर हमको सारी चीज़, मतलब क्या आता है क्या नहीं आता, ये चीज़ हमको क्लियर कर चुके थे। और यही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। फिज़िक्स की बात ये हो गई, ठीक है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था उस टाइम फिज़िक्स। मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, रिलेट करूँगा। मैथ्स में मुझे याद है अभी भी, मैथ्स के जो टीचर थे, ठीक है, जो हमारे हमको टीचिंग मतलब कोचिंग करते थे, करवाते थे, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाते थे, हम ट्यूशन बोलते थे। तो वो हमको लास्ट क्लास में मुझे अच्छे से याद है, हर दिन तो हम प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस मतलब सारा चीज़ हमको होता था, एक क्वेश्चन दे देते थे, फिर 2-3-4 क्वेश्चन जो हमारे बुक पे होते हैं वो सारा चीज़ हमको करना पड़ता था। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है, प्रैक्टिस तो चलिए हो रहा है, लास्ट क्लास में हमको सर ने अराउंड 30 सेट्स दिए अलग अलग, मतलब खुद से बना के, और बोले भैया ये फोटो कॉपी कराओ, और हर दिन फोटो कॉपी कराते, तो हर दिन हमारा कुछ मतलब क्या होता था, एग्ज़ाम होता था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कारण है कि 85 नंबर लाने के, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने फिर से बोला, मैं हो सकता है कि 85 नंबर आपके लिए कम हो या हो सकता है ज़्यादा हो। हर दिन प्रैक्टिस करते थे, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो पॉइंट ये है, MCQs क्यों इंपॉर्टेंट है, हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए MCQs इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग रिलेट कर रहा हूँ, को रिलेट कर रहा हूँ, पहला चीज़ MCQ इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हर दिन प्रैक्टिस करना तो है ही, हर दिन पढ़ाई सेल्फ स्टडी भी करना है, क्योंकि हम कोचिंग से आने के बाद सेल्फ स्टडी भी करते थे। और मैं मेन चीज़ आपको जो शेयर करना चाहता हूँ वो है कोचिंग। जब तक आपके पास एक मेंटर नहीं होंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर आप आने वाले टाइम में अपने एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। मैं बोलता हूँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक सपोर्ट रहेंगे, ठीक है, अर्जुन के पास उनके कौन थे, द्रोणाचार्य थे, सपोर्ट होंगे तभी तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। और यही चीज़ योगेंद्र सर करते हैं अपने क्लासेस पे, ठीक है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सर से, तो मैं आपको भी शेयर इसी चीज़ को करूँगा कि अगर आप भी, अब 12th का तो हम कोई दे नहीं रहे हैं भैया, हम तो सीधा जॉब के लिए कर रहे हैं, और हमको पता है कितना प्रेशर हमारे ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप एक बॉय हैं, अगर आप एक गर्ल हैं, तो आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा जॉब लगाने का। तो मेरा एडवाइस आप लोगों को होगा, अपने लिए एक मेंटोर जो हैं हमारे कौन, योगेंद्र साहू सर को आज के आज उनकी कोचिंग लें, ठीक है, फुल CG व्यापम कोर्स लें। और अगर आपको लगता है भैया आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आपके लिए तो इंग्लिश मीडियम का भी सारा चीज़ फ्री हो गया है अभी, मतलब स्टार्ट हो गया है। एंड आपको तो पता है अभी नया एक बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच, जहाँ पर आप आई थिंक 45 डेज़ के लिए वहाँ पर जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये सारा चीज़ अवेलेबल है, तो इस मौके को मत छोड़िए, मेरे हिसाब से तो बेस्ट मौका है। एंड अगर आप हर दिन पढ़ाई करते हैं और बड़ा टारगेट लेते हैं, तो 100% आपका जॉब भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट रहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक मैं समझा पाया मेरे को जो समझाना है। तो हर दिन पढ़िए, ठीक है, एवरीडे, हर दिन हर सब्जेक्ट को कम से कम थोड़ी देर तो पढ़ लीजिए, ठीक है। बोर लग रहा है, मैथ से बोर लग रहा है, आप पढ़ लो उठा के पॉलिटी, अगर उससे बोर लग रहा है तो उठा के रीजनिंग कर लो, उससे बोर लग रहा है छत्तीसगढ़ कंप्लीट कर लो, कुछ भी, इट्स अप टू यू। बट मैं बोल रहा हूँ हर दिन हर सब्जेक्ट को टच जरूर करना। आगे मैं आपको एक्सपीरियंस और बताऊंगा कि मेरी इंजीनियरिंग लाइफ में कैसा रहा, कम भी हो गया तो ज़्यादा कैसे मैंने किया, सारा चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा। बट पॉइंट ये है, आपको है ना, आपको कोचिंग लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए, और एक मेंटर चूज़ करना चाहिए, और दिन रात करके एक करके पढ़ाई करिए। देखिए बढ़िया क्या है, ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसको स्पीड भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू यार, और इससे बेटर क्या होगा बताओ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया डैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग हो करेगा, ठीक है, ALU, कैश, ठीक है, कैश मतलब आई थिंक कैचे ही होना चाहिए, उसी कैचे वाला था, कैश, फ्लैश, बस या CPU। आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप
के उस एरिया को कैश, ठीक है, कैश भी कहते हैं, जिसका प्रयोग उन निर्देशों, इंस्ट्रक्शन और आंकड़ों, डाटा को अस्थायी रूप से संचित करने के हेतु किया जाता है, जिसका संबद्ध प्रोसेसर प्रायः प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसको कैश भी बोलते हैं या कैचे बोलते हैं, आप जैसा जो भी आप मतलब प्रोनाउंस करेंगे, इट्स अप टू यू। ठीक है, लॉजिक चिप का दूसरे नाम क्या है? प्रॉम, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, रोम या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लॉजिक चिप एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है। इसे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कहा जाता है। यह एकल इंटीग्रेटेड सर्किट पर सीपीयू के फंक्शंस को समावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए अब अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? रेमिंगटन रेड, जॉन बैकास, जैक किल्बी या स्टीव जॉब्स? आगे देखते हैं। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जैक किल्बी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्जाम का प्रिपरेशन, कंप्यूटर का प्रिपरेशन हाई लेवल पे हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, सौरभ देवांगन।